1980 के खत्म होते होते दुनिया एक अजीब चीज नोटिस कर रही थी। माइकल जैक्सन का चेहरा बदल रहा था। उनकी नाक पतली हो रही थी और उनकी स्किन का रंग तेजी से सफेद हो रहा था। मीडिया ने उन्हें बेरहमी से वैको जैको कहना शुरू कर दिया। लोगों का कहना था कि माइकल अपने रेस से नफरत करते हैं, इसलिए वो स्किन ब्लीचिंग करवा रहे हैं। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा दर्दनाक था। माइकल को विटिलिगो नाम की एक स्किन बीमारी थी। इसमें बॉडी के सेल्स पिगमेंट बनाना बंद कर देते हैं और शरीर पर सफेद धब्बे पड़ जाते हैं। अपने इन धब्बों को छुपाने के लिए माइकल हैवी मेकअप और बाद में स्किन इवनिंग ट्रीटमेंट्स का सहारा लेते थे। 2009 की ऑटोप्सी ने इस बात को कंफर्म किया, माइकल झूठ नहीं बोल रहे थे। 1988 में माइकल जैक्सन ने कैलिफोर्निया में एक 2700 एकड़ की एक प्रॉपर्टी खरीदी, जिसे दुनिया बाद में नेवरलैंड रैंच के नाम से जानने लगी। ये सिर्फ एक घर नहीं था, यहाँ अम्यूजमेंट राइड्स थीं, एक प्राइवेट जू, मूवी थिएटर और बच्चों के लिए बनाई गई एक फैंटेसी दुनिया। माइकल अक्सर कहते थे कि उनका बचपन उनसे बहुत जल्दी छीन लिया गया था और शायद नेवरलैंड उसी खोए हुए बचपन को दोबारा महसूस करने की एक कोशिश थी। वो बीमार और अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को नेवरलैंड बुलाते। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और केयर टीम्स बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट और सपोर्ट भी प्रोवाइड करती थी। माइकल उन बच्चों के साथ वक्त बिताते, उनको गिफ्ट्स देते, लेकिन वही मासूमियत उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली थी। धीरे धीरे यही दुनिया सवालों और कंट्रोवर्सीज का सेंटर बनने लगी और नेवरलैंड माइकल जैक्सन की लेगेसी का सबसे मिस्टीरियस और कंट्रोवर्शियल हिस्सा बन गया। 1993 माइकल जैक्सन अपने डेंजरस वर्ल्ड टूर के लिए दुनिया भर में परफॉर्म कर रहे थे। तब एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। 13 साल के जॉर्डन चैंडलर के परिवार ने माइकल पर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के एलिगेशंस लगाए। मीडिया ने इस स्टोरी को हर जगह हेडलाइन बना दिया और पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा पॉप स्टार एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के सेंटर में था। दुनिया दो हिस्सों में बंट गई। कुछ लोग माइकल को इनोसेंट मानते रहे, जबकि दूसरे उन्हें शक की नजर से देखने लगे। पुलिस ने नेवरलैंड रैंच की तलाशी ली। इन्वेस्टिगेटर्स ने माइकल की बॉडी एग्जामिनेशन भी की, जिसे माइकल ने बाद में अपनी जिंदगी का सबसे ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंस कहा। इस कंट्रोवर्सी के बीच माइकल की हेल्थ और मेंटल स्टेट दोनों पर असर पड़ने लगा। उन्होंने डेंजरस वर्ल्ड टूर के बाकी प्लान्स कैंसिल कर दिए। 1994 में यह केस सिविल सेटलमेंट के साथ कोर्ट के बाहर खत्म हुआ। सेटलमेंट की रिपोर्टेड अमाउंट लगभग $23 मिलियन भरनी पड़ी थी। माइकल ने हमेशा यही कहा कि वो बेकसूर हैं। उन्होंने सेटलमेंट सिर्फ इसलिए किया ताकि उनका करियर और उनकी मेंटल हेल्थ पूरी तरह बर्बाद ना हो जाए। माइकल की लीगल टीम ने बार बार कहा कि यह सेटलमेंट उनकी गिल्ट का सबूत नहीं था। माइकल जैक्सन कभी भी इस केस में क्रिमिनली कन्विक्टेड नहीं हुए, लेकिन उनकी पब्लिक इमेज पर लगा दाग अब कभी पूरी तरह मिटने वाला नहीं था। 1994 माइकल जैक्सन की जिंदगी उस वक्त कंट्रोवर्सीज, मीडिया प्रेशर और पब्लिक स्क्रूटिनी से घिरी हुई थी और इसी बीच उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दिया। मई 1994 में माइकल ने शादी की लीसा मैरी प्रेस्ले से, जो एक लेजेंडरी सिंगर एल्विस प्रेस्ले की बेटी थी। दुनिया भर के मीडिया ने इस शादी को लेकर कई सवाल उठाए। कुछ लोगों ने इसे पब्लिसिटी स्टंट कहा, लेकिन लीसा मैरी ने बाद में इंटरव्यूज में कहा कि माइकल इमोशनली बहुत वल्नरेबल थे और वो माइकल से जेन्युइनली प्यार करती थीं। उनका रिलेशनशिप सच्चा था, लेकिन माइकल की जिंदगी में चल रहा स्ट्रेस, मीडिया अटेंशन, उन पर लग रहे इल्जाम और पब्लिक प्रेशर इस रिश्ते पर धीरे धीरे असर डालने लगे। ये रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चला। 1996 तक दोनों अलग हो चुके थे। बाद में लीसा मैरी ने कहा कि माइकल अक्सर अपने आसपास के लोगों और मीडिया प्रेशर के बीच फंस जाते थे और उनके लिए एक स्टेबल पर्सनल लाइफ मेंटेन करना बहुत मुश्किल था। उसी साल माइकल ने डेबी रो से शादी की, जो उनकी डर्मेटोलॉजी नर्स थी। इस बार माइकल की जिंदगी का फोकस कुछ और था। वो एक फैमिली चाहते थे, वो फादर बनना चाहते थे। 1997 में उनके बेटे प्रिंस माइकल जैक्सन का जन्म हुआ और 1998 में बेटी पेरिस जैक्सन का जन्म हुआ। बाद में 2002 में उनके तीसरे बेटे प्रिंस माइकल जैक्सन 2 का जन्म हुआ, जिन्हें फैंस ब्लैंकेट के नाम से जानते हैं। माइकल अपने बच्चों से बेहद प्यार करते थे। वो उन्हें कैमरास और मीडिया से बचाकर रखना चाहते थे, इसीलिए कई बार वो उनके चेहरे मास्क और कवर से छुपाते नजर आए। बहुत लोगों को ये अजीब लगा, लेकिन माइकल का मानना था कि उनके बच्चों को वो प्राइवेसी और नॉर्मल चाइल्डहुड मिलना चाहिए जो उन्हें खुद कभी नहीं मिली। बहुत लोगों को लगने लगा था कि माइकल जैक्सन का एरा खत्म हो चुका है। कंट्रोवर्सीज, एलिगेशंस और मीडिया ट्रायल्स के बाद
दुनिया का सबसे बड़ा पॉप स्टार पहली बार कमजोर नजर आ रहा था, लेकिन माइकल ने चुप रहने के बजाय जवाब दिया अपने म्यूजिक से। उसी साल रिलीज हुआ हिस्ट्री, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, बुक 1। ये माइकल जैक्सन का जवाब था मीडिया को, पब्लिक जजमेंट को और उन सब आवाजों को जो उन्हें गिरता हुआ देखना चाहती थी। स्क्रीम, दे डोंट केयर अबाउट अस और अर्थ सॉन्ग जैसे ट्रैक्स में माइकल का गुस्सा, दर्द और फ्रस्ट्रेशन साफ सुनाई देता था। पहली बार माइकल अपनी लड़ाई दुनिया के सामने रख रहे थे। ये एल्बम कमर्शियली बहुत सक्सेसफुल रहा, लेकिन कैमरास और स्टेज लाइट्स के पीछे माइकल की पर्सनल लाइफ धीरे धीरे बिखर रही थी। 1984 के पेप्सी एक्सीडेंट का फिजिकल पेन, 1993 एलिगेशंस का इमोशनल प्रेशर और लगातार मीडिया स्क्रूटनी, इनका असर उनकी हेल्थ पर साफ दिखने लगा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी दौरान माइकल पेन किलर्स और प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस पर ज्यादा डिपेंडेंट होते गए। उन्हें इंसोम्निया और क्रॉनिक पेन की प्रॉब्लम्स भी होने लगी थीं। दुनिया को स्टेज पर एक सुपरस्टार दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर माइकल जैक्सन एक ऐसी जंग लड़ रहे थे जो हर साल और ज्यादा डेंजरस होती जा रही थी। एपिसोड 3 में सब्सक्राइब टू बियॉन्ड फ्रेम्स, हर सच एक फ्रेम में।